मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। उनको ये घटना छोटी लगी। पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा, लेकिन बीएसपी पंजाब, हरियाणा आदि इन राज्यों में वहाँ की रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ सकती है, बशर्ते अब वर्तमान में उनका एनडीए में परिवर्तित किए गए यूपीए से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही पार्टी के लोगों को हर स्तर पर सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन के नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। ये बड़ा ऐलान होता है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा के बिजनौर सीट पर वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बिजनौर की नगीना सीट पर चुनाव लड़ेंगे, वो सीट जिस पर बसपा ने अपनी किस्मत आजमाई है, वो सीट जिस पर सपा ने अपनी किस्मत आजमाई है और वो सीट जिस पर भाजपा ने भी अपनी किस्मत आजमाई है। इसमें देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद ने अब सीधे तौर पर मैदान में उतरते हुए गठबंधन का भी ऐलान कर दिया है। चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन साथ ही साथ गठबंधन से परहेज करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसमें देखा जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का जिक्र किया जाए तो वो यहाँ पर ये कहती हुई नजर आती हैं कि वो किसी के साथ भी गठजोड़ में नहीं आएंगी। उनका रुख एकदम क्लियर है कि वो इस बार लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगी। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का जिक्र किया जाए तो इससे पहले भी कई बार चुनावों में ये ऐसा जिक्र कर चुकी हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन गठबंधन करती हुई पाई गई हैं। समाजवादी पार्टी के साथ भी कई बार वो गठबंधन में आ चुकी हैं। मुलायम सिंह यादव की सरकार जब से थी तब से ही मायावती उनके कनेक्शन में। काशीराम का जिक्र किया जाए तो वहाँ पर उनके समर्थन में उनके साथ, और यहाँ पर मायावती उनको आगे करते हुए उनके आदर्शों पर चलते हुए तमाम तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी भी थी, चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन जीत ना सकी। उसके बाद उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। लेकिन एक बार फिर से जब चंद्रशेखर आजाद पर गोलियां चली और जब चंद्रशेखर आजाद बाल बाल बच जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के तमाम समर्थक एक बात का दावा करते हुए नजर जरूर आते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा जो है वो मायावती की भी विचारधारा है। पिछड़े वर्ग को, यहाँ पर आदिवासियों को, दलितों को, उनके भविष्य को लेकर, उनके उत्थान को लेकर, उन्हें आगे बढ़ाने को लेकर, उन्हें संसद में बोलने से लेकर हर तमाम चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर दोनों काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पार्टी का एजेंडा यही है और दोनों एक ही मुद्दों पर अगर काम कर रहे हैं और अगर एक साथ आ जाएं तो ताकत ज़्यादा बढ़ सकती है। इस बात को लेकर उनके समर्थक दावा करते हुए तो नजर आ रहे। लेकिन अभी तक यहाँ पर बसपा सुप्रीमो ने जो गठबंधन के खिलाफ बोला, यहाँ पर गठबंधन पर नजर नहीं आ रही है। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद मायावती को लेकर ये भी कहते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर जब उन पर गोलियां दागी गई थी और उसके बाद जब बयान सामने आता है तो उनका बयान सीधे तौर पर यह देखा जाता है कि यहाँ पर उनकी नाराजगी मायावती से नहीं है, लेकिन जो उन्होंने यहाँ पर बयान पेश नहीं किया, मिलने नहीं आई, सीधे तौर पर वो उनकी मर्जी है। क्या कुछ यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद कहते हुए नजर आए थे, देखिए जरा। क्या ये लगता है कुछ भी गलत होगा तो लोग बोलेंगे। अगर कल मेरी जान ही चली जाती तो लोग फिर भी तो उनको पीड़ा होती। उनको अपना भी देखना है, कल उनके साथ भी हो सकती है। ये लाइन ही विचारधारा ही गलत है कि गोली से वो करो, और ये बीजेपी की भाषा है, गोली मारो सालों को। ये वो उपजाऊ हो रही है। देखिए, बहन जी से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। उनको ये घटना छोटी लगी। शायद अगर मैं मर भी जाता शायद उनको इस पर कोई शायद बुरा नहीं लगता। मुझे उनसे कोई दुख नहीं है। मेरे लोग मेरे साथ हैं, ये बहुत, और वो समझ रहे हैं कि जो उनके लिए मरने को तैयार है, जिसने जो जान पे जिसकी बनाई है, वो हमारा अपना है। मेरे लोग मेरे साथ खड़े होंगे, मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूँगा। लगभग सभी दलों के लोग आपसे मिलने आए हैं, कैसा कुछ देखते हैं, क्या नहीं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ बस सबका धन्यवाद करता हूँ, मगर ये है मैं ये प्रयास करूँगा कि भविष्य में ऐसा किसी के साथ ना हो। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर के कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री उस पर ध्यान देना चाहिए। बात चंद्रशेखर की नहीं है, बात इस प्रदेश में हो रही हज़ारों बहनों के साथ जो अस्मतें लुट रही है, हर महीने रेप हत्याएँ हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है, ये सब उन पर वो करता है।
तो वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, अगर वो इसको संभाल नहीं पा रहे हैं तो क्या फायदा, फिर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल आप ठीक है, डिस्चार्ज किया जा रहा है? हाँ ठीक हूँ, आपके बस कार्यकर्ताओं ने आज जो है जगह जगह ज्ञापन दिया है, सहारनपुर में दिया, अगली रणनीति क्या रहेगी? नहीं, कोई रणनीति नहीं है, पार्टी के सीनियर लीडर जो तय करेंगे हम लोग उस पर काम करेंगे। और दूसरा, मेरे पीठ में जहाँ गोली लगी है वहाँ ड्रेसिंग जारी है, पहले से आराम है, बस एक जलन और वो घाव है, जख्म वो तो है ही, तो सांस लेने में दिक्कत थी, बीपी जो है फ्लक्चुएट हो रहा था, अप डाउन हो रहा था, वो अब ठीक है पहले से। जिस तरीके से आपने चंद्रशेखर आजाद को सुना, उसके बाद यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे उठते नजर आए जिस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरा गया, जिसके तहत यहाँ पर कई ऐसी वीडियो सामने आई जब नग्न अवस्था में महिलाओं को घुमाया गया था। उसके साथ ही केंद्र सरकार को वो घेरते हुए नजर आए थे। उस वक्त क्या बोल रहे थे, देखिए जरा। आज आप बता दीजिए, जिनको आप हिंदू कहते हैं, जब उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है तो आपकी सरकार जवाब क्यों नहीं देती? आपकी सरकार क्यों नहीं खड़ी होती? जब दलितों की खाल खींची जा रही है, आदिवासियों खाल खींचे, तब सरकार क्या कर रही है? प्रयागराज में 2 मसले हुए, अगर आप उठा पाए। एक बच्चा जिसके साथ अन्याय हुआ वो ब्राह्मण परिवार का था, उन्होंने अपनी डेड बॉडी को सड़क पर रख के प्रदर्शन किया, उनको उनकी सारी मांगे पूरी। दूसरा बच्चा जो है वो पासवान परिवार का था और उनको मार के भगा दिया गया, उन पर मुकदमे लिख दिए गए। ये है सच्चाई। मैं सबके साथ न्याय चाहता हूं, लेकिन न्याय के नाम पे अगर दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, बौद्धों को अगर सताया जाएगा तो ये इसके खिलाफ फिर संघर्ष हमारा जारी रहेगा। G20 को कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, मगर G20 की आड़ में देश की जो बुनियादी समस्याएं हैं या देश का जो खस्ता हाल, उसको बैनर के पीछे छिपाना नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को दिखाना चाहिए दुनिया को कि हमने देश में, हम अभी तक दिल्ली को भी सही तरह सवार नहीं पाए, जो देश की राजधानी है। आप समझ रहे हैं, मैं दिल्ली से आया हूं, बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, उनके पीछे गरीबों की झोपड़ियां हैं जिनको छिपाया गया है, उनके पीछे वो जगह है जहां देखकर एहसास होता है कि हम जो है अभी भी 100 साल पीछे हैं दुनिया के हिसाब से। तो उनको छिपाने से काम चलेगा, उनको बुनियादी काम करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पे कोई किसी परमिशन की जरूरत नहीं है कि कोई परमिशन देगा कि उन पे कोई बजट की कमी है। सब कुछ है लेकिन नीयत नहीं है, क्योंकि गरीब अगर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो कोई उससे गुलामी नहीं करा पाएगा। थैंक यू। मेन चीज, आप अभी तो आप क्या पहुंचे हैं सिद्धार्थनगर में, क्या पूरा फैसला? देखिए, सिद्धार्थनगर से, क्योंकि वो नेपाल का बॉर्डर और हमें संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू करनी है, तो पहली जो संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा जो जिलों वाइज शुरू होगी, उत्तर प्रदेश में वो सिद्धार्थनगर में आज उसका पहला चरण जो है ना, जो उस यात्रा का, वो सिद्धार्थनगर शुरू हो और लगभग 70 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। इसमें काफी जो कस्बे पड़ेंगे उधर वहाँ पैदल मार्च होगा। जागरूकता अभियान के तौर पे जनता को जागरूक किया जाएगा। जो आज हालात जो है केंद्र की और स्टेट की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बना दिए, जनता इस हालातों को समझे और इनसे बाहर निकलने के लिए आने वाले समय में अपनी वोट का सही प्रयोग करे। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी हमारी यात्रा, संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू हो रही है अलग अलग डेटों में। तो उत्तर प्रदेश में क्योंकि मेरी जिम्मेदारी यात्रा शुरू कराई जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है और केंद्र का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा और यहाँ भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीटों पे विजयी है। तो बीजेपी का विजय रथ जो है हम लोग उत्तर प्रदेश में रोकेंगे, उसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली। देखा जाए, अगर आप इस समय अयोध्या में, आज का इसमें जो देखा जा रहा है कि जो राजनीति है अब कहीं ना कहीं धर्म को लेकर हो गई, तमाम विवाद खड़े हो रहे हैं, चाहे रामचरितमानस को लेकर कहा जा रहा है, तो अब सनातन धर्म को लेकर आप क्या? मैं फिर ये कहूँगा कि धर्म आदमी का व्यक्तिगत मसला है। कोई किसी धर्म को मानता, कोई किसी धर्म का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं, लेकिन राजनीति में जब भी धर्म जुड़ जाएगा तो आपके वास्तविक मुद्दे दूर हो जाएंगे। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, आज जो है कास्ट एट्रोसिटी हो रही है, आज तमाम तरह से जो है नौजवान परेशान है, पेपर लीक हो रहे हैं, दरोगा भर्ती में आप देखो, 69 शिक्षक भर्ती में आप देखो। सरकार की जिम्मेदारी है किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है और धर्म वही बीच में लेके आएगा जो मुद्दों से भागना चाहता है। हम सरकार को मुद्दों से भागने देंगे। जातिगत जनगणना हो या 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला जो हुआ है उस पर शिक्षा मंत्री पे कार्रवाई हो, या दरोगा भर्ती में जो घोटाला उस पर कार्रवाई हो, या नई नियुक्तियों में जो है नई नियुक्तियां आए, बैकलॉग भरे, प्रमोशन रिजर्वेशन, ये जो बुनियादी मसले हैं इन पे हम लोग सरकार को खींचेंगे। नौजवान परेशान घूम रहा है पढ़ा लिखा, सरकार जवाब देने को तैयार नहीं, तो हम मुद्दों पे रहेंगे और सरकार को भागने देंगे। सरकार ने बहुत वादे किए थे, किसानों की आमदनी दुगनी हुई, बिजली का बिल आधा हुआ,
किसानों की बिजली माफ हुई, ये सब चीजों का जवाब जो है ना सरकार को देना पड़ेगा। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अब चंद्रशेखर आजाद के बाद एक बात यहाँ पर मायावती को लेकर कही जा रही कि जल्द अब मायावती कौन सा बड़ा ऐलान कर सकती हैं। क्या मायावती यहाँ पर अब गठबंधन को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकती है? मायावती का क्या कुछ कहना हो सकता है? यहाँ पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन मायावती के उस पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद कीजिए जिसमें गठबंधन को लेकर कई बड़ी बातें बोलती हुई नजर आ रही हैं। आम जनहित में तथा कमजोर वर्गों के हितों में भी पूरी ईमानदारी से कार्य किया होता और विशेषकर कमजोर वर्गों के हित व कल्याण के मामले में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सलाह को भी मान लिया होता, तो फिर ना तो बाबा साहब को अपने कानूनी मंत्री पद से उस समय इस्तीफा देना पड़ता तथा ना ही आगे चलकर कांग्रेस पार्टी को केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ता तथा ना ही फिर कमजोर वर्गों के लोगों को मजबूरी में बीएसपी के नाम पर अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत पड़ती। और अब ये कांग्रेस पार्टी अपनी जैसी जातिवादी व पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करके फिर से केंद्र की सत्ता में आने के सपने देख रही है, तो वही सत्ताधारी बीजेपी पार्टी भी पुनः केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने एनडीए गठबंधन को हर मामले में मजबूत बनाने में लगी है। साथ ही फिर से सत्ता में आने का दावा भी ठोक रही है। ये कह रही है कि इस बार बीजेपी और उनका गठबंधन 300 से ज़्यादा सीटें लाएगा, इसका भी दावा ठोक रही है, जिनकी कथनी व करनी में कांग्रेस पार्टी की तरह ही कोई खास अंतर नजर नहीं आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब ये दोनों बने गठबंधन यानी कि एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, जबकि जनता को किए गए इनके वायदे व आश्वासन आदि सत्ता में बने रहने के दौरान अधिकांश खोखले ही साबित हुए हैं। वैसे भी कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के बने गठबंधन की अब तक रही सरकार की कार्यशैली यही बताती है कि इनकी नीति, नियत व सोच सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति लगभग एक जैसी ही रही है, क्योंकि इन्होंने सत्ता में रहकर शुरू से इन वर्गों के मामले में अधिकांश कागजी खाना पूर्ति ही की है तथा जमीनी हकीकत में इनके लिए कोई ठोस कार्य नहीं किए हैं। लेकिन जब ये लोग सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो तब फिर वे अपने वोट की खातिर इनके हितों में काफ़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी का गरीबी हटाओ का व बीजेपी का हर गरीब के खाते में 20 लाख रुपए पहुंचाने को लेकर कही गई ये बातें सत्ता में आने के बाद केवल हवाई व खोखली ही साबित होकर रह गई हैं, जिसकी खास वजह से ही बीएसपी ने सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन से ज़्यादातर अपनी दूरी ही बना के रखी है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोगों को यानी कि कमजोर वर्गों के लोगों को आपसी भाईचारे के आधार पर वे अपना अकेले ही मजबूत गठबंधन बना के या हर मामले में अपनी एकमात्र हितैषी रही पार्टी बीएसपी को ही मजबूती देनी है तथा जिससे फिर यहाँ कोई भी गठबंधन केंद्र व राज्यों की भी सत्ता में पूरी मजबूती के साथ आसीन ना हो सके तथा इसके स्थान पर फिर इनकी मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार ही बनेगी। हमारी पार्टी का ये पूरा प्रयास होना चाहिए ताकि बीएसपी के सत्ता में ना आने की स्थिति में भी इन कमजोर वर्गों का यानी कि दबे कुचले लोगों का ये लोग ज़्यादा शोषण ना कर सके। इतना ही नहीं,
बल्कि ऐसी स्थिति में बीएसपी को भी सत्ता में आसीन होने का मौका मिल सकता है। और जब तक हम लोग अकेले अपने बलबूते पर खड़े नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। लेकिन बीएसपी पंजाब, हरियाणा आदि इन राज्यों में वहाँ की रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ सकती है, बशर्ते अब वर्तमान में उनका एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही पार्टी के लोगों को हर स्तर पर सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देश में लगातार बढ़ रही कमर तोड़ महंगाई, अति गरीबी व बेरोजगारी आदि की इन गंभीर समस्याओं के प्रति केंद्र के उत्तरदायित्व को लेकर कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में जवाबदेही का लोगों को काफ़ी बेसब्री से इंतजार है। किंतु मणिपुर में जारी चिंतनीय हालात, हिंसा व सुरक्षा ही अब नया मुद्दा बन गया है। किंतु इन समस्याओं के प्रति भाजपा का रवैया अब तक व्यापक जनहित का कम तथा अपने राजनीतिक स्वार्थ का ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिस कारण देश से जुड़े इन मामलों का जटिल बने रहना अति दुखद है। जबकि देश की प्रगति लोगों की उन्नति में ही निहित है, जिस पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की भी सख्त ज़रूरत है। और अब लोकसभा चुनाव से पहले संसद में सरकार व विपक्ष का रवैया तकरार, आरोप प्रत्यारोप व जिम्मेदारी से भागने का नहीं, बल्कि इन ज्वलंत जन समस्याओं को दूर करने संबंधी समाधान का होना चाहिए। क्योंकि इस समय समस्त गरीब एवं मेहनतकश जनता का जीवन काफ़ी दुखी व त्रस्त है, जिनकी सही से चिंता करना सभी का दायित्व भी बनता है। अंत में अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। वे परिवर्तित किए गए यूपीए की बैठकों का भी काफ़ी दौर चल रहा है। हालांकि इस मामले में हमारी पार्टी भी कोई पीछे नहीं है, बल्कि इन चुनावों की तैयारी को लेकर पिछले कुछ समय से पूरे देश में पार्टी की छोटी छोटी बैठकें व बंद जगह पर कैडर कैंप आदि लेने का भी कार्य काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब एक तरफ सत्ता पक्ष का एनडीए अपनी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपनी दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यहाँ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को इस बार चुनाव में मात देने के लिए उनकी नीतियों व कार्यशैली आदि का काफ़ी विरोध कर रहा है, जिसमें बीएसपी भी कोई पीछे नहीं है। जबकि सत्ताधारी पार्टी व विपक्षी पार्टियों के बने गठबंधन के बारे में सच्चाई तो ये है कि यहाँ वर्तमान में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र
व अधिकांश राज्यों में भी। अब तमाम तरीके से यहाँ पर आपने लोगों को सुना, मायावती को सुना, बसपा सुप्रीमो मायावती को, उसी के साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को सुना। अब क्या वाकई यहाँ पर गठबंधन जरूरी है? क्या वाकई यहाँ पर अब मायावती और चंद्रशेखर आजाद को एक साथ आ जाना चाहिए? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।